समाचारों के इस बुलेटिन को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। छोटी काशी को 1500 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाली योजनाओं की सौगात। वर्ष 2024 तक भिवानी को बनाया जाएगा आदर्श जिला, यह कहना है भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफ का। वहीं उन्होंने बताया कि भिवानी में 40 करोड़ रुपए की लागत के सचिवालय व मेडिकल कॉलेज इत्यादि का निर्माण कार्य तेज गति से चल रहा है, जो अगले वर्ष शुरू हो जाएंगे। मीडिया सेंटर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए विधायक घनश्याम दास सर्राफ ने जानकारी देते हुए बताया कि 40 करोड़ रुपए की लागत से सचिवालय का नया भवन बनेगा, जिसकी प्रक्रिया जारी है। इसी बजट में भिवानी में नर्सिंग कॉलेज स्थापित करवाए जाने का प्रावधान किया है, जिसका एस्टीमेट तैयार करवाया जा रहा है। इसी तरह चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के भवन का निर्माण कार्य जारी है। कुछ भवनों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जिसमें क्लासें लगनी आरंभ हो गई है। नए सत्र में वहां पर और अतिरिक्त क्लासें लगाई जाएंगी, जिससे हजारों छात्रों को फायदा होगा। उन्होंने बताया कि सेक्टर 13 में कन्या स्कूल का भवन बनकर तैयार है। इसी सत्र में नए भवन में छात्राओं की क्लासें लगनी शुरू हो जाएंगी। इसी तरह गांव बामला के स्कूल की बिल्डिंग का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। जिले में अनेक स्कूलों के भवनों के सुधारीकरण का कार्य जारी है। साथ ही विधायक श्री सर्राफ ने बताया कि कृष्णा कॉलोनी, तोशाम रोड तथा गुजरानी फाटक पर बनने वाले रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य अगले 3 माह में पूरा हो जाएगा। उसके बाद वाहन चालकों को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। साथ ही लोगों का आना व जाना सुगम होगा। उन्होंने बताया कि NH 709E का निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है और नया बस स्टैंड से लेकर ROB लोहारू रोड का कार्य शुरू हो चुका है। इसके अलावा सीएम की घोषणा के अनुसार 25 करोड़ रुपए के कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा शुरू करवाए जा चुके हैं। हम प्रेस में केवल वही विषय उठा रहे हैं जिनका काम शुरू हो गया है या शुरू होने जा रहा है। मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ है उसको लेकर आपसे बात करना चाहता हूं कि स्वास्थ्य विभाग की देखें तो हमारा स्वास्थ्य के मामले में जो हमारा मेडिकल कॉलेज है वो 2024 तक बन के तैयार हो जाएगा। और नर्सिंग कॉलेज की घोषणा इस बजट के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, वो भी भिवानी में बनने जा रहा है। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय की बात करें तो ऐसा लगता है कि इस विश्वविद्यालय की जो बिल्डिंगें बनाई गई हैं वो एकदम से क्लासिक बिल्डिंगें हैं और करीब 500 से 600 हमारे विद्यार्थियों ने वहाँ पे एडमिशन ले लिए हैं। और आने वाला जो साल है, जो जुलाई अगस्त से शुरू होता है कॉलेज का, उसमें हजारों बच्चे इसमें अपनी एडमिशन लेके अपनी प्रतिभा को उजागर करने का काम करेंगे। और कन्या स्कूल हमारा सेक्टर 13 के मोड़ पे बनाया है और एक स्कूल बामला में भी बनाया गया है, जिससे हमारा और भी शिक्षण संस्थानों में चाहे मॉडल संस्कृति स्कूल हो चाहे और स्कूल हों, उन सब में विकास के कार्य चल रहे हैं। और जो आगे आकर हमें ये बच्चों के लिए जो तकलीफ रहती थी कन्या स्कूल में, वे भी दूर हो जाएंगी और हमारे सभी लोग पढ़ने पढ़ाने में विश्वास रखते हैं। इसलिए भिवानी क्षेत्र के विद्यार्थी और उनके अभिभावक, टीचरगण, ये सब मिलके अपना काम कर रहे हैं। मैं उन सब का आभार करता हूँ। और सभी जो कॉलेज बनने जा रहे हैं, कॉलेज जो बनने जा रहे हैं वे भी एक उत्कृष्ट शिल्पकार के माध्यम से बनाए जा रहे हैं, जिससे हमारे जो मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग बन रही है उसमें आप जाके देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये लगेगा कि ये जो बिल्डिंग है ये भिवानी में ना होके शायद कहीं बाहर बनाई गई है। तो इस टाइप का जो काम होता है, और जब काम की रफ्तार आगे बढ़ती है तो RCB का निर्माण ROB का एक तोशाम बाईपास के ऊपर पूरा हुआ है और एक पुल हमारा गुजरानी फाटक के ऊपर भी जल्द से जल्द तैयार होने जा रहा है। ये सारे मैं ऐसे काम बता रहा हूँ जो 2024 फरवरी मार्च तक पूरे हो जाएंगे। 709E जो हमारा
एक भिवानी की मेन जरूरत थी, वो भी सड़क हमारी शुरू हो गई है और जल्द से जल्द इसका निर्माण कर लिया जाएगा। इसी प्रकार हांसी रोड से जो हांसी गेट पे, उसके बाद सराउंडिंग करते हुए शहर की और हमारा रोहतक गेट तक जाएगा। ये प्लान भी इस हफ्ते में शुरू हो जाएगा। और गुजरानी फाटक से जो और वो भी बनना है, वो भी जल्द से जल्द आपका शुरू हो जाएगा। सीएम की घोषणा के अनुसार 25 करोड़ रुपए प्रत्येक क्षेत्र में सड़कों के निर्माण के लिए दिए गए थे। उनके भी कार्य जल्द ही आपके शहर में शुरू हो जाएंगे। और शिक्षा बोर्ड परिसर में अटल सभागार का निर्माण किया जा रहा है, जो कि 40 करोड़ की लागत से बनेगा। एक 40 करोड़ रुपए की लागत से सचिवालय में एक नया भवन बनने जा रहा है, जो आने वाले समय में हमारी जो बिल्डिंगें थी उनको पूरा करने के लिए हमारा काम जल्द से जल्द ठीक होगा। जिम खाना क्लब कई दिनों से पेंडिंग पड़ा था, 2 करोड़ रुपए की लागत से, वो भी जल्द से जल्द उसका निर्माण करवाया जा रहा है। आरएसवीपी निर्माण कार्य मार्च में, पार्क एचएसवीपी का निर्माण कार्य पार्क सड़क आदि बासिया भवन के LIC रोड तक, और एक हमारा जो महिला कॉलेज है उससे मैम रोड तक का, ये विद 4 फुट की इनके साइड की फुटपाथ बनेगी और सड़क जल्द से जल्द आपकी पूर्ण होने जा रही है। हॉर्टिकल्चर का काम शायद शुरू हो गया है। बासिया भवन के सामने से हम देखेंगे तो वहाँ पे आपको ग्रीन बेल्टों में सुधार दिखाई देगा। लाल पार्क, सुरेंद्र पार्क, BD गुप्ता पार्क, ठाकुर बीर सिंह पार्क, ग्रीन बेल्ट आदि कार्यों के निर्माण जल्द शुरू हो जाएंगे। और एक जन स्वास्थ्य विभाग की एक अलग से माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक कार्य अलॉट किया है, जो हमारा फैंसी चौक से लेकर रोहतक गेट होते हुए दादरी गेट तक का जल्द ही शुरू किया जाएगा। 17 करोड़ रुपए की इसमें पैसे अलॉट कर दिए। अमृत योजना के तहत वाटर वर्क्स पर नए टैंक का निर्माण किया गया है, जो कि निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। शिक्षा बोर्ड से लेकर ये मैंने मार्केटिंग कारपेटिंग का कार्य जो बताया मैंने, रोहतक गेट तक का जल्द शुरू हो जाएगा। गांव में नंदगांव, देवसर, आलवास में नए जल घरों के निर्माण किए गए हैं। नंदगांव में ITI का निर्माण किया गया है। HRDF के माध्यम से गांव में लगभग 15 करोड़ रुपए से ज्यादा कार्य पूरे किए गए हैं। HSBP की सड़कों, पार्कों का निर्माण कार्य जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा। ऑटो मार्केट में चौधरी देवीलाल की प्रतिमा के पीछे और एक सामने ब्लॉक खाली रह गए थे, इन दोनों में पक्के RCC सीमेंट की काम जल्द से जल्द शुरू हो जाएंगे। जो हमारा एक सिस्टम हमारा दो जगह बने हैं मार्केटिंग, हमारा ये एक मिनट, यो तो पहले वो कर लेना। रेड क्रॉस के सामने, जो बाल भवन के सामने जो जगह पड़ी है, उसकी सड़कें भी सुधर जाएंगी। हॉर्टिकल्चर का काम भी उनमें जल्द शुरू हो जाएगा। और जो अजमेर चौक से आलू बाजार तक के ही पैरलाल हलवाई तक मास्टिंग का रोड जल्द निर्माण शुरू किया जाएगा। और विकास नगर से रोहतक रोड में हलवासिया स्कूल तक मास्टिंग का कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। ये कुछ ऐसी सिस्टम हमारी सड़कों के बनेंगे जो आपने बम्बई या दिल्ली में आपने देखे हैं। ये मास्टिंग का जो कार्य होता है, ये रबड़ की सड़कें बनाने का कार्य होता है। और हमारा बिजली वर्ग का पुराने 2 सेंटर थे शहर में, उसमें
एक नया बाजार में था, एक बिचला बाजार गेट के ऊपर था। इनके कार्य भी हमारे जल्द से जल्द शुरू हो रहे हैं। और जो हमने एक नगर पालिका के माध्यम से हमने ऊपर काम करने भेजे हैं, उनमें से 2 सड़कों का तो जिक्र आ गया है, लेकिन बाकी सड़कें भी हमारी 8 सड़कें मंजूर हो गई हैं। गौशाला मार्केट की सड़क है और सभी प्रकार की सड़कें जो भी हमारा सिस्टम शहर के खराब करती थी, उन सब का कार्य बढ़िया और बढ़िया लेवल का और सर्वहितकारी लेवल का ये सड़कें बढ़ेंगी। इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे को बार बार कहा है कि आप काम के नोटिस बना के दो, सारे काम करवाने की जिम्मेवारी मेरी है। और मैं इन सारी बातों में माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी का धन्यवाद करता हूं। और आगे आने वाले समय में हम और उन्नति और तरक्की करें, इसके लिए उन्होंने आशीर्वाद दिया है। भिवानी में इन्फ्लुएंजा वायरस H3N2 की एंट्री के बाद स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट पर आ गया है, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग कर्मचारियों के द्वारा संभावित मरीजों की सैंपलिंग तेज कर दी गई है। यह कहना है भिवानी के सीएमओ डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य का। वहीं उन्होंने बताया कि इस बीमारी को लेकर सामान्य अस्पताल, CHC, PHC इत्यादि पर मरीजों के लिए अतिरिक्त बेड्स व ऑक्सीजन सिलेंडर रखने के आदेश जारी कर दिए गए। सीएमओ डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य ने बताया कि इन्फ्लुएंजा वायरस के 75% मरीज 2 से 3 दिन में खुद ठीक हो रहे हैं तथा शेष मरीज 1 सप्ताह तक दवा लेने के बाद ठीक हो रहे हैं। संक्रमण से ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति 5 से 7 दिन तक खांसी, जुकाम या बुखार से ग्रस्त रहता है, उसे तुरंत प्रभाव से चिकित्सक से उपचार करवाना चाहिए तथा सैंपल देकर जांच करवानी चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि सिविल हॉस्पिटल में वार्ड नंबर 9 को आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है, जिसमें 36 ऑक्सीजन बेड की सुविधा है। सिविल हॉस्पिटल, CHC आदि स्वास्थ्य केंद्रों में विभाग ने मरीजों के लिए अलग से बेड की व्यवस्था कर रखी है। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि अभी जिले में 2 संक्रमित मिले हैं, लेकिन जिले वासियों को घबराने की जरूरत नहीं है। यह वायरस ज्यादा खतरनाक नहीं है, इसके मरीज अपने आप ठीक हो जाते हैं। इसके लिए हमें सिर्फ सावधानी रखने की आवश्यकता है। उन्होंने जिले वासियों से अपील की है कि जिले वासी कोरोना महामारी के दौरान दी गई गाइडलाइंस का पालन करें। जो इन्फ्लुएंजा के जो देश में प्रतिदिन केस बढ़ते जा रहे हैं, ये एक वायरल डिजीज होती है। इसमें कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं होती। 70-80% वो अपने आप ही 7-8 दिन में ठीक हो जाता है। लेकिन ये जो वेरिएंट है H3N2, ये जो वेरिएंट है, जो कोमोर्बिडिटी के मरीज हों, जिसमें इम्यूनिटी कम हो, 5 साल से नीचे और 65 साल से ज़्यादा बड़े, जिसकी इम्यूनिटी कम है, उसमें थोड़ा लंबा चल जाता है। उसमें डॉक्टर की सलाह हमें ज़रूर लेनी चाहिए। इसके लिए ये जो सावधानी बरतनी है कि हमें जो भी कोमोर्बिडिटी के जो पेशेंट हैं, खांसी जुकाम हो, उसका हमने टेस्ट करवाना चाहिए। थ्रोट स्वैब से इसका टेस्ट होता है। इसकी रिपोर्ट 1 या 2 दिन में आ जाती है। इसके लिए हमने जितने भी IMA के हैं, हमारे जो फिजिशियन हैं, हमारी जो मंथली मीटिंग होती है, उसमें से भी डॉक्टर को बता दिया है कि जो भी कोमोर्बिडिटी के जो पेशेंट है, ILI के जो पेशेंट आते हैं, उनको सभी का स्क्रीनिंग करवा करके टेस्ट करवाना सुनिश्चित करें। जैसे ही और तब तक वो रिपोर्ट नहीं आती, वो अपने आप को आइसोलेट करके रखें और खांसते टाइम में मुंह पर कपड़ा लगा करके रखें। प्रोटीन डाइट का सेवन करें, फ्रूट ज़्यादा लें और बुखार हो तो क्रोसिन सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लें। सूप का ज़्यादा सेवन करें। तो ऐसे जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इसका अवेलेबल है, तो डॉक्टर अगर को ज़रूरत होती है तो इसको हम ओसल्टामेविर दवाई भी दे सकते हैं। वो कन्फर्मेशन के बाद उसके भी रिजल्ट आ जाते हैं। लेकिन इसमें 70-90% ये अपने आप ठीक होने की है। जैसे कि हम स्क्रीनिंग करते हैं, तो जैसे कि हमारे 2 पॉजिटिव आए हैं, उनकी स्थिति ठीक है, वो कोई सीरियस नहीं है। तो आपके माध्यम से यही कहूँगा, इसमें घबराने की बात नहीं है। हम सावधानी बरतें और हमारे पास OPD में जांच करने की और इंडोर की सुविधा सभी उपलब्ध है। हमें 9 नंबर वार्ड बना रखा है। जो पेशेंट की ज़रूरत होगी तो उसको हम आइसोलेट करते हैं और सैंपलिंग हर एक हमने आदेश दे दिया कि हर फैसिलिटीज़ पर फ्लू कॉर्नर बने और फ्लू कॉर्नर में उसकी मरीज की रजिस्ट्रेशन की, सैंपल की सुविधा हो और ज़रूरत पड़े तो उसको दाखिले की भी सुविधा हो। ये सभी को हमने आदेश दे दिए थे। CHC, SDH, PHC और हेल्थ वेलनेस सेंटर जो भी ज़रूरत है उसमें फ्लू कॉर्नर बना के रखें
और सैंपल की सुविधा ज़रूर हो। और क्या अपील करेंगे सर? अपील यही है कि जो भी खांसी जुकाम है उसको आप खांसते टाइम में कपड़ा लगाएं, अपने आप को अलग रखें जब तक बुखार और 5-7 दिन ना हो जाए, क्योंकि बुखार के 3 दिन बाद तक सिम्टोमेटिक जो इन्फेक्शियस रहता है, ये एक दूसरे में फैला सकता है। खांसते टाइम, चीखते टाइम में तो हवा में चला जाता है और वो हम दूसरे कांटेक्ट में आता है तो वो फैल जाता है। तो जैसे कि कोविड की अप्रोप्रिएट बिहेवियर, सोशल डिस्टेंस, हैंड सैनिटाइजर्स होती है, यही प्रोटोकॉल इसमें भी अपनाएं ताकि एक दूसरे से ये फैले नहीं। हमारा अपना फाउंडेशन व केसीएम आर्मी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थियों और शिक्षकों की मदद से वीरवार को प्लास्टिक मुक्त अभियान चलाया गया। फाउंडेशन के संस्थापक सचिन जैन व स्कूल अधिकारियों के नेतृत्व में विद्यार्थियों ने विभिन्न कॉलोनीज में जाकर नागरिकों को प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करने के प्रति जागरूक। इस अवसर पर हमारा अपना फाउंडेशन के संस्थापक सचिन जैन ने बताया कि उन्होंने केसीएम आर्मी स्कूल और हमारा अपना फाउंडेशन के साथ मिलकर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में प्रदूषण मुक्त और प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए एक अभियान चलाया है, जिसके तहत स्कूल के बच्चों ने कॉलोनियों में जाकर जागरूकता अभियान चलाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी क्षेत्रवासी इस मुहिम का हिस्सा बने और भिवानी को प्रदूषण मुक्त और प्लास्टिक मुक्त बनाने में अपनी भूमिका अदा करें। वहीं केसीएम आर्मी सीनियर सेकेंडरी स्कूल हमेशा इस प्रकार की सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेता है तथा शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। पिछले महीने एक छात्रवृत्ति परीक्षा भी आयोजित की गई थी, जिसमें 700 से अधिक छात्र शामिल हुए थे। छात्रवृत्ति परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्रों को वार्षिक परिणाम दिवस पर सम्मानित किया जाएगा। स्कूल निदेशक सेवानिवृत्त मेजर जनरल नरेंद्र ने बताया कि इस क्षेत्र के विद्यार्थियों को सेना, एनडीए और सैनिक स्कूल में प्रवेश लेने के लिए मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण दिया जाएगा और उन्हें नीट, जेईई मेंस और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए कोचिंग भी प्रदान की जाएगी। जीके और रीजनिंग पर विशेष जोर दिया जाएगा ताकि विद्यार्थी प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग ले सके। हमारा अपना फाउंडेशन ने आज हमारे स्कूल में एक एक्टिविटी की, जिसमें कि प्लास्टिक को कलेक्ट करना और प्लास्टिक को भिवानी को प्लास्टिक मुक्त बनाने का उनका एक मिशन था। इसमें सबसे अच्छी बात ये रही कि उन्होंने सोचा कि बच्चों को क्यों ना इसमें इन्वॉल्व किया जाए। मेरा अपना मानना है कि जब बच्चे इन्वॉल्व होते हैं तो चीज़ें और बढ़िया होती चली जाती हैं। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि हम बच्चों को इन्वॉल्व कर रहे हैं जो कि कल के नागरिक हैं। आज ही छोटी छोटी चीज़ें सीख रहे हैं और आगे जाके इन चीज़ों को जब ये इम्प्लीमेंट करेंगे तो नेचुरल है कि इनको जो पोल्यूशन है इसके बारे में अच्छा सा कैसे हैंडल करना है इस पोल्यूशन को, ये भी इनको पूरा ज्ञान होगा। तो बच्चों को इन्वॉल्वमेंट करने वाला जो इनका फैक्टर था वो मुझे बहुत पसंद आया और मैंने पर्सनली इंटरेस्ट लेते हुए स्कूल के बच्चों को मोटिवेट किया और बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। क्लास 9 के लगभग 30 बच्चों ने इसकी ट्रेनिंग ली कि हमने पब्लिक को किस तरह से अवेयर करना है कि प्लास्टिक को एक जगह कलेक्ट किया जाए और उसको उनका एक अच्छा सा तरीका भी एक अच्छा सा था कि खाली प्लास्टिक की बोतल में जितने भी टॉफी के रैपर्स हैं या प्लास्टिक कवर्स हैं जो हमेशा ही बच्चों को आसपास गिरे हुए दिखते हैं, जब बच्चे खुद ही गिरा देते हैं ना उनको, तो उन सबको कलेक्ट करके बोतल में डालना और बोतल भर जाने के बाद लाकर स्कूल में जमा करवाना और फिर जो बच्चा इस फील्ड में सबसे ज़्यादा अच्छा काम करेगा उसको एप्रिसिएशन के रूप में एक सर्टिफिकेट देना और कुछ प्राइज़ देकर उसको एप्रिशिएट करना। तो ये बच्चे के माइंड में पॉजिटिविटी लाने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है, जिसके लिए मैं हमारा अपना फाउंडेशन को बहुत बहुत उनका समर्थन भी करती हूँ और उनको एप्रिशिएट भी करती हूँ कि इस तरह की एक्टिविटी होती रहनी चाहिए। तो हमारे स्कूल में जब ये एक्टिविटी की गई तो हमारे बच्चों को इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने का बहुत ही अच्छा रिजल्ट ये निकल के आया कि उनको एनवायरनमेंट को किस तरह से क्लीन रखना है, ये पहला चीज़ लेसन उन्होंने सीखा और अपने आसपास लोगों को अवेयर करें, ये उनका दूसरा स्टेप था। तो इसमें बच्चे एक कॉलोनी को डिसाइड करके वहाँ सबके घर में गए और उनको अवेयर किया कि छोटी छोटी हमारी एक्टिविटीज से छोटे छोटे
आज हमारा अपना फाउंडेशन भिवानी की तरफ से प्लास्टिक मुक्त अभियान की श्रृंखला में ही हमने देवनगर के एरिया में ये प्लास्टिक की बॉटल्स घरों में वितरित करी और लोगों को जागरूक किया कि इसके अंदर घर का प्लास्टिक की पॉलीथीन है, मैगी का पैकेट है, टॉफ़ी, चॉकलेट, अनाज, दालें आती है, वो सारे रैपर खाली इसके अंदर भरें ताकि वो इधर उधर ना फैलें। तो साथ में KCM आर्मी स्कूल के बच्चों ने साथ दिया, उनके स्टाफ ने साथ दिया। बच्चे घरों में गए, समझाया, पंपलेट दिया सबको, जिसमें कि प्लास्टिक से होने वाले पर्यावरण को जो नुकसान है उसके बारे में लोगों को जागृत किया। साथ में भिवानी के सभी जिम्मेदार नागरिकों से, सभी से ये विनती है कि प्लास्टिक मुक्त अभियान में हमारा साथ दें और पर्यावरण को बेहतर बनाने में सबका सहयोग हमें क्योंकि चाहिए। और संपर्क कर सकते हैं सब, हमारा अपना फाउंडेशन से कोई भी इस तरह का कार्यक्रम हो बच्चों से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित, हम आगे बढ़कर उनका साथ देंगे। मैं संतोष कुमार सिंह, हमारा अपना फाउंडेशन का CEO, आज KCM आर्मी स्कूल के बच्चों के साथ हमने प्लास्टिक मुक्त अभियान किया, जिसमें बच्चों को हमने ये बताया कि प्लास्टिक रहित चीज़ें ही यूज़ में लाएं। बच्चों ने हमारे कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के भाग सहयोग दिया और हमारे साथ घर घर जाकर इस अभियान को कामयाब बनाए। धन्यवाद। रणजी खिलाड़ी स्वर्गीय अमित वशिष्ठ की याद में 19 मार्च से 26 मार्च तक जिले के गांव रेवाड़ी खेड़ा में किया जाएगा चौथी राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन। यह कहना है अमित वशिष्ठ फाउंडेशन के अध्यक्ष जितेंद्र और धामाण खाप के प्रेस प्रवक्ता आज़ाद सिंह और दीपक का। वहीं उन्होंने बताया कि 8 दिवसीय प्रतियोगिता में विजेताओं को आकर्षक इनाम देकर सम्मानित किया जाएगा। वीरवार को पत्रकार वार्ता के दौरान राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप के बारे में जानकारी देते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र, धामाण खाप के प्रेस प्रवक्ता आज़ाद सिंह व ग्रामीण दीपक ने बताया कि रणजी खिलाड़ी अमित वशिष्ठ का 28 अप्रैल 2019 में सड़क दुर्घटना में निधन हो गया था, जिसके बाद से हर वर्ष अमित वशिष्ठ फाउंडेशन द्वारा उनकी याद में राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन करवाया जाता है। उन्होंने बताया कि इस बार भी चौथी राष्ट्रीय T20 क्रिकेट चैंपियनशिप में भारतीय नौसेना, वायुसेना, दिल्ली, पंजाब सहित विभिन्न प्रदेशों के सैकड़ों खिलाड़ी भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि इस चैंपियनशिप में प्रथम स्थान पर आने वाली टीम को 1 लाख तो द्वितीय स्थान पर आने वाली टीम को 51,000 रुपए के नगद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। वहीं मैन ऑफ द सीरीज को 11,000 रुपए के नगद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में पहुंचने वाली सभी टीमों की रहने व खाने की व्यवस्था फाउंडेशन द्वारा की जाएगी। उन्होंने बताया कि स्वर्गीय अमित वशिष्ठ की याद में क्रिकेट चैंपियनशिप करवाने का उद्देश्य युवाओं का ध्यान खेलों की तरफ आकर्षित करना है, ताकि युवा खेलों में अपनी भागीदारी कर प्रदेश व देश का नाम राष्ट्रीय स्तर पर चमका सके। इनाम यहाँ प्रथम इनाम 1 लाख रुपए है और द्वितीय इनाम 51,000 रुपये है और एक प्रथम इनाम के लिए एक ट्रॉफी है चमचमाती हुई सोने की और सेकंड के लिए एक चांदी का ट्रॉफी। व्यवस्थाओं की बात की जाए तो रहने सहने की किस तरह की व्यवस्था की गई? ये बात आपने हमारे से बहुत अच्छी पूछी, क्योंकि इस व्यवस्था के बारे में हम आपको बताएं तो हमारा गांव अमित वशिष्ठ फाउंडेशन बहुत ही मजबूत तरीके से आगे बढ़ रहा है। व्यवस्था में जलपान से लेकर लंच तक, रात के डिनर तक और रहने खाने पीने की व्यवस्था बहुत अच्छी हमारा गांव अमित वशिष्ठ फाउंडेशन करता है। ये आगाज़ 19 तारीख से होगा और इस आगाज़ में हमारे DC साहब और पंचायती डिपार्टमेंट के डायरेक्टर इस टूर्नामेंट का आगाज़ करेंगे और हमारे को शुभ संदेश देंगे। समापन की बात की जाए, समापन में हमारे हरियाणा प्रदेश के डिप्टी CM आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी, हमने उनको निमंत्रण दिया है और वो हमारे हर निमंत्रण को स्वीकार करते हैं और अब की बार भी उनने भरोसा दिलाया है कि अब की बार हम आपके इस समापन पर बहुत अच्छा आपको योगदान देंगे और समय निकाल कर आपको प्रोग्राम की शोभा बढ़ाएंगे। क्या एजेंडा है? नमस्कार जी, आपको हाथ जोड़कर आज आप जो हमारे
रूबरू हो रहे हो, सामने हो रहे हो। इसका मिशन है, इसका लक्ष्य है अमित वशिष्ठ फाउंडेशन T20 टूर्नामेंट 4th। ये टूर्नामेंट अमित वशिष्ठ के नाम से जाना जाता है, किया जाता है। अमित वशिष्ठ हमारे गांव का, हमारे परिवार का, हमारा होनहार बच्चा था जो इस क्रिकेट का मसीहा था, क्रिकेट का जूनियर भगवान कहा जाता था। ये बच्चा हमारे बीच में नहीं रहा क्योंकि इसको क्रिकेट की बहुत ऊंचाइयों तक जाना था। किसी कारणवश ये बच्चा हमारे बीच से भगवान ने अपने पास बुला लिया और इसकी याद में अमित वशिष्ठ फाउंडेशन 4th T20 क्रिकेट टूर्नामेंट गांव रिवाड़ी खेड़ा में आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ग्रामीण स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक इसमें खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। और एक बार जो खिलाड़ी हमारे गांव रिवाड़ी खेड़ा में अमित वशिष्ठ फाउंडेशन से रूबरू होता है तो वो खिलाड़ी दोबारा इस ग्राउंड पर खेलने की इच्छा जताता है। तो इस खेल की भावना को आगे बढ़ाते हुए गांव रिवाड़ी खेड़ा बहुत अग्रणीय है। इस अग्रणीय कड़ी में अमित वशिष्ठ फाउंडेशन अपना सहयोग, अपना भरपूर प्रेम जनता जनार्दन को देता आ रहा है। इसमें हर समाज सेवी, हर पॉलिटिशियन बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है और फाउंडेशन हर एक वर्ग को, हर एक समाज को, हर एक स्पोर्ट्समैन को अपना सादर निमंत्रण देकर आता है कि आएँ और इस टूर्नामेंट की शोभा बढ़ाएं। इस मुख्य टीमें कितनी हैं, कौन कौन सी टीमें? इसमें ये 420 लीग टूर्नामेंट है। इसके अंदर 12 टीमें होंगी जो एक दूसरे को अपना रोमांचक खेल दिखाएंगी, जिसमें राज्य स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक खिलाड़ी यहाँ पर अपना जोर दिखाएंगे। मुख्य टीम कौन सी? मुख्य रूप से दिल्ली है, मुंबई है और एयरफोर्स है, नेवी है, गुड़गांव है, भिवानी है। और ये ओपन टूर्नामेंट है, इसके अंदर कोई भी खिलाड़ी अपना किसी भी टीम के अंदर आकर अपना योगदान दे सकता है। महम रोड पर स्थित बजाज शोरूम परिसर में जिले में हो रही सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए व भिवानी वासियों को AVS 110 प्लेटिना बाइक के बारे में डेमोन्स्ट्रेशन करके विस्तार से जानकारी दी गई। बाइक का प्रदर्शन करते हुए प्रोडक्ट इंचार्ज राहुल ने AVS 110 प्लेटिना बाइक को सबसे सुरक्षित बाइक बताया। स्थानीय महम रोड स्थित बजाज शोरूम में सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए बाइक प्लेटिना 110cc AVS का एक्सपर्ट प्रदर्शन किया गया। वहीं प्रोडक्ट इंचार्ज राहुल ने बताया कि भिवानी वासियों को AVS 110 प्लेटिना का अनुभव करवाने के लिए यह प्रदर्शन किया गया है। उन्होंने बताया कि AVS 110 प्लेटिना सबसे सेफेस्ट बाइक में से एक है। यह वाहन चालक के सड़क दुर्घटना को बहुत कम करने में सहायक है, क्योंकि बाइक में प्रयुक्त टेक्नोलॉजी के द्वारा यह सीधे ब्रेक लगाने की बजाय धीरे धीरे ब्रेक लगाती है, जिसमें बाइक के टायर्स के फिसलने की संभावना ना के बराबर होती है। उनका मानना है कि यह बाइक जिले में होने वाली सड़क दुर्घटना के प्रतिशत को अवश्य ही कम करेगी। सर, ये प्लेटिना 110 AVS के लिए हम लोग एक कैंपेन कर रहे हैं यहाँ भिवानी में। इसका मकसद ये है कि हम भिवानी के लोगों को ABS का अनुभव देना चाहते हैं। ये पूरी इंडिया की सेफेस्ट 100-110 cc सेगमेंट की बाइक है, जिससे कि कस्टमर कोई भी से जो बाइक चलाएगा और ABS यूज़ करेंगे तो उनके रोड पर एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत कम है। इंडिया में हम जानते ही हैं 2 व्हीलर्स पर रोड की फर्टेलिटी की मतलब एक्सीडेंट में लोगों की जान जाती है काफ़ी हाई है, एक्सीडेंट्स काफ़ी हाई होते हैं इंडिया में। तो ABS बाइक के एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम बाइक के पहिए को रुकने से मतलब फ्रीज होने से रोकता है कि जो आप ब्रेक करते हो हैवी ब्रेकिंग में, सामने से कोई अगर आ जाए तो ब्रेक धीरे धीरे लगे, स्किड ना करे बाइक। तो ये लोगों को अनुभव करे कि पूरे भिवानी के लोग हैं आके ABS अनुभव करें, इंडिया की सेफेस्ट बाइक। और प्लेटिना के नाम से माइलेज और कंफर्ट तो इस बाइक में है ही। माइलेज प्लेटिना के नाम से पता चलता है कि माइलेज देगी बाइक, 70 के ऊपर तक की माइलेज देगी। और सेफ्टी भी, कंफर्ट तो है ही प्लेटिना में, जो प्लेटिना के नाम से हम जानते हैं। उसके ऊपर अब बजाज इसके अंदर एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम भी ले आया है, जो किसी भी 100 और 110 cc की बाइक में नहीं है। वीरवार को ढाणी सरवज्ञान की महिलाओं ने 3 महीने से चली आ रही पेयजल समस्याओं को लेकर जिला प्रशासन व सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने बताया कि उनकी कॉलोनी की पेयजल आपूर्ति में सीवरेज पानी आने की शिकायत संबंधित अधिकारियों को करने के बावजूद उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है।
वहीं प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने बताया कि पिछले 3 महीने से सप्लाई के पानी में सीवरेज मिक्स पानी आ रहा है, जिससे क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या बनी हुई है। उन्होंने बताया कि समस्या को लेकर कई बार अधिकारियों को अवगत करवा चुके हैं, लेकिन अधिकारियों ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने बताया कि गंदा पानी पीने से क्षेत्र में उल्टी, दस्त के मरीजों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। महिलाओं ने कहा कि अगर जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो उन्हें मजबूरी में सड़क पर उतरना पड़ेगा और रोड जाम करना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। विमला देवी ने बताया कि पिछले 3 महीने से उनके क्षेत्र में गंदा पानी आ रहा है, जिसमें सीवरेज का गंदा पानी मिला हुआ है, जिससे क्षेत्रवासियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पानी में ना तो नहा सकते हैं और ना ही कोई अन्य काम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी काम करते हैं तो भी पानी में बदबू आती है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर अधिकारियों को भी अवगत करवा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने बताया कि घर घर में बीमारियों ने अपना डेरा जमा लिया है, उल्टी, दस्त और बुखार के मरीज हैं। उन्होंने अपील की है कि क्षेत्र में पानी की समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। मेरा नाम विमला देवी है जी। हमारी समस्या ये है कि हमारी गली में 3 महीने हो गए जी, पानी इतना गंदा आ रहा है, कोरा सीवर का पानी आ रहा है, बदबूदार पानी, ना तो नहा सकते हैं, ना कुल्ला कर सकते हैं, ना कपड़े धो सकते हैं। कपड़ों में भी स्मेल आती है, पहन नहीं सकते, डिटोल डाल डाल के उनको साफ करना पड़ता है जी। हम तो इतने परेशान हो गए हैं, अधिकारियों को भी शिकायत कर दी, दैनिक भास्कर में भी शिकायत कर रखी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही जी। अब हम क्या करें, आप बताओ। मतलब किसी का दस्त, बुखार और सब बीमार पड़े हैं, उल्टियां लग रही हैं सबके। मेरा नाम सुनीता है जी, मैं डाणी सोगियान की निवासी हूँ। हमारी गली में पिछले 3 महीने से ये बदबूदार पानी आ रहा है जी। ये पानी पीने लायक तो नहीं कह सकते, हाथ धोने लायक भी नहीं है। कोई अधिकारी इस पानी से हाथ धो के दिखा दे, हम मान जाएंगे। ठीक है जी, हम सब अधिकारियों को अपनी शिकायत कर चुके, किसी ने हमारी सुनवाई नहीं की है, इसलिए आज हम इस भिवानी हलचल पर बोलने के लिए मजबूर हुए हैं। अधिकारियों से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी हमारी समस्या का समाधान किया जाए, वरना हम आगे कार्रवाई करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हम लोग प्रदर्शन करेंगे, जो भी हो सकेगा वो सब करेंगे, हम सड़क जाम करेंगे, जो भी संभव होगा वो सब करेंगे हम। इसलिए अधिकारियों से निवेदन है कि जल्द से जल्द हमारी समस्या का समाधान किया जाए। दर्शना श्रेणी है कि हमारी गली में बहुत गंदा पानी आ रहा है, इसको ना तो पी सकते हैं, ना नहा सकते हैं, कि कोई पिए वो ही बीमार हो जाता है, उल्टी दस्त हो जाता है। सभी परिवार के लोग बीमार हो रहे हैं पानी पी के। नहीं तो क्या करें, ये पानी कोई पी सकता है? ये नहाने के काबिल नहीं है, पीने के काबिल भी नहीं है, हाथ भी नहीं धो सकते इस पानी में। हम क्या मांग करते हैं? ये मांग करते कि हमारे पानी बढ़िया आना चाहिए, अच्छा पानी आना चाहिए, कि हम सभी साफ सुथरा पानी पी सकें। मेरा नाम कृष्णा है जी, और हमारे 3 महीने से पानी बहुत खराब आ रहा है, बिल्कुल सीवर जैसा पानी आ रहा है। बताओ उससे क्या करें, ना बर्तन मान सकते, ना नहा सकते, ना पी सकते। हम तो यहाँ से हैंडपम्प का पानी ला के हाथ भी दुखने लग जाते हैं हमारे। तो हम तो यही कह रहे हैं, हमारी कार्रवाई करी जाए, पानी भी साफ होना आना चाहिए, नहीं तो फिर हम है ना आगे कार्रवाई करेंगे, घंटा घर से जाम लगाएंगे, अधिकारियों से कह के हमारा ये समाधान कर दिया जाए। कौशल्या से कितने दिन से समस्या है? क्या ये तो 3 महीने से हो रही है, समस्या तो बहुत ज्यादा हो रही है। पानी तक पीने की भी परेशानी, नहाने धोने की भी परेशानी। ऐसा गंदा पानी आ रहा है जैसा कोई नाली का पानी है। ये इस पानी का क्या करना है, ये समाधान तो बताओ हमने भी, जिससे हम नहा सके, पानी पी सके। बच्चे बीमार हो जाएंगे, इतनी पब्लिक बीमार हो रही है बहुत ज्यादा, घर घर में बीमारी फैल रही है, इतनी फैल रही है बहुत ज्यादा। घर घर में बच्चे भी बीमार है, बड़े भी, छोटे भी, सारे बीमार हो रही है। क्या मांग करते हैं? मांग तो ये है कि इस पानी का सावधान करो, जिससे हम परेशानी हमारी खत्म हो, नहीं तो फिर कुछ करेंगे हम तो ठीक करवाओ। हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश में ई पोर्टल के आधार पर सरसों की खरीद के आदेश जारी कर दिए गए हैं, लेकिन सरसों की फसल में नमी व खराबे के चलते अनाज मंडियों में खरीद नहीं हो पा रही है। हालांकि सरकार द्वारा सरसों का MSP 5450 रुपये घोषित कर दिया गया है, लेकिन किसान के गेट पास नहीं बनने व नमी के चलते अभी तक हैफेड के द्वारा सरसों की खरीद नहीं हो पाई है।
भिवानी अनाज मंडी के डिप्टी सेक्रेटरी प्रदीप कुमार ने बताया कि भिवानी अनाज मंडी में सरसों की खरीद शुरू हो चुकी है, परंतु तकनीकी कारणों के चलते ई खरीद पोर्टल से किसानों के गेट पास नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि पोर्टल में किसान का फ़ोन नंबर तो सिस्टम उठा लेता है परंतु आधार कार्ड को इनवैलिड बोल देता है, जिसके कारण किसानों की सरसों की फसल के गेट पास नहीं बन पा रहे हैं। इसके लिए ई नेम के माध्यम से किसानों के गेट पास बनाए जा रहे हैं, परंतु ई नेम के माध्यम से बने गेट पास से किसान अपनी फसल को खुले बाजार में मंडी के माध्यम से बेच पा रहा है। उन्होंने बताया कि ई नेम के माध्यम से खुले बाजार में लगभग 20 किसानों की 250 क्विंटल की फसल की खरीद हुई है। गौरतलब है कि ई नेम के माध्यम से जो फसल बिकती है इसे किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलता, बल्कि फसल की गुणवत्ता के आधार पर खुले मार्केट में न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर सरसों बिक रही है। खुले बाजार में भाव 4500 से लेकर 5200 ही मिल पा रहा है। वहीं भिवानी के पालुवास गाँव के किसान रविंद्र ने बताया कि वे 20 क्विंटल सरसों मंडी में लेकर आए हैं, परंतु कोई भी सरकारी खरीद नहीं हो रही। इसके लिए मजबूरन उन्हें अपनी सरसों की फसल 5100 से 5200 के बीच खुले बाजार में बेचनी पड़ रही है। वहीं मंडी के आड़ती रमेश ने बताया कि सरसों की खरीद को लेकर सरकार के बहुत दावे हैं, परंतु हैफेड द्वारा अभी तक खरीद नहीं की जा रही। हैफेड ने कंडीशन लगा रखी है कि 8% से कम नमी वाली सरसों ही खरीदेंगे तथा प्रति क्विंटल 38 kg तेल निकलेगा, उसी सरसों को हैफेड खरीदेगी। उन्होंने कहा कि इन दिनों में जो मार्केट में किसान सरसों ला रहा है उसकी नमी 20% तक है तथा तेल की मात्रा भी कम है, इसलिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 5450 पर सरसों की फसल नहीं बिक पा रही है। मेरा नाम रविंद्र है, मेरा गांव पालवास है, मैं सरसों लेके आया हूँ। तो कैसी खरीद हो रही है जी? अभी गवर्नमेंट तो खरीद रही है, प्राइवेट बिक रही है। ये 5100-5200 का भाव मिल रहा है, गवर्नमेंट का भाव 5450 का है, वो वे ले नहीं रहे, तो नुकसान नहीं है। ठीक है, सरसों यहाँ लेके आए, क्या भाव? मेरा नाम सतवीर शर्मा है, गांव नाथवास है, और ये 35 मन सरसों लेके आया हूँ मैं। और देखो ये क्या भाव होता है, मंडी में चल रहा है, उस हिसाब से बोली पर क्या आता है क्या नहीं आता मालूम पड़ेगा। तो कैसी फसल कैसी हुई आपकी बात? फसल तो ठीक है, बगैर खाद पानी की फसल है, दुनिया की तरह कोई यूरिया प्यूरिया कुछ डाल नहीं रखे, प्योर सरसों है, पानी लगा रखा है खेती में अच्छा। तो सरकारी भाव क्या मिल रहा है, प्राइवेट क्या भाव बिक रही है? सरकारी का तो अभी तक हमें मालूम ही नहीं पड़ा है क्या नहीं है। अब प्राइवेट है वो 5200 के आसपास बिक रहा है। प्राइवेट बेच रहे हो? प्राइवेट मतलब सरकारी का तो कोई भाव ही नहीं आ रहा हमारे पास में कि गवर्नमेंट ने क्या भाव डिक्लेयर किया है। 50 रुपये बता रहे हैं जी। 5450 हमारी, तो फिर लेने वाला तो चाहिए कोई। 5450 में कोई लेने वाला ये नहीं आ रहा है, खाली डिक्लेयर कर रहे हैं 5450 है, कोई खरीदने वाला है नहीं। ठीक है, हाँ जी। रमेश कुमार नाम है। तो कैसी आवक आ रही है? अभी तो शुरू हुई है, एक ज़्यादा से ज़्यादा 5%, अभी ज़्यादा शुरू नहीं हुई है, 5% सरसों शुरू हुई है। तो क्या मानते हो, किस प्रकार से खरीद को लेकर के क्या कहना है? खरीद गवर्नमेंट ने तो 5450 का रेट दे रखा है, और उसकी कंडीशन है कि अभी सरसों सूखी होनी चाहिए, इसमें तेल की मात्रा इतनी होनी चाहिए। कितनी % होनी चाहिए? कितनी? 38 किलो तेल और 8% गवर्नमेंट इसके मॉइस्चर, लेकिन ये ना तो इतना मॉइस्चर अभी आ रहा, और तेल की मात्रा तो चेक करने के बाद ही पता लगेगा इसमें कितना तेल है। तो खरीद को लेकर क्या फिलहाल स्थिति क्या चल रही है? खरीद का भी तो हमें कोई इन्फॉर्मेशन है कि भाई कब खरीदेगी सरकार। कोई 20 तारीख से बोल रहा है, कोई 28 तारीख से बोल रहा है, अभी भिवानी में तो खरीद हो ही नहीं है। आज इसके बारे में मीटिंग है एसोसिएशन की, हमारी आड़ती एसोसिएशन की, वो क्या बोलते हैं, क्या फैसला लेते हैं, तब पता लगेगा। प्राइवेट तो बिक्री होगी सर? प्राइवेट तो बिक्री है, वो जिस तरह मान ले भाई 4500 से लेके 5100 तक बिकती है। हाँ, जिसमें जितना मॉइस्चर है मॉइस्चर कट जाता है, जितना तेल है तेल के हिसाब से बिकती है। थैंक यू। ठीक। भिवानी अनाज मंडी में सरसों की खरीद कब से शुरू हुई और उसकी क्या पोजीशन है? हमारी भिवानी अनाज मंडी में सरसों की खरीद 14 तारीख से शुरू हो चुकी है जी। ई खरीद पोर्टल तो अभी शुरू नहीं हो पाया है कुछ टेक्निकल कारण से, परंतु ई नेम पोर्टल के द्वारा सरसों की खरीद हो चुकी है 14 तारीख से। यहाँ पर लगभग करीबन अभी तक 20 फार्मर्स का माल खरीदा जा चुका है, जो कि 250 क्विंटल के आसपास बनता है। तो सर कब तक रूटीन हैफेड के द्वारा खरीद कब से स्टार्ट होगी? हैफेड के द्वारा अभी 1-2 दिन में जब पोर्टल चालू हो जाएगा ई खरीद पोर्टल, तो हैफेड द्वारा भी खरीद की जाएगी जी। तो सर न्यूनतम समर्थन मूल्य पे नहीं बिकी होगी या उससे ज़्यादा बिकी? कितना ये अभी जो माल आ रहा है मंडी में उसमें मॉइस्चर की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है,
तो जो सरकारी नॉर्म्स है उसके अनुसार 8% मॉइस्चर होना चाहिए उसमें, लेकिन अभी नमी है वो 14%, 15%, 20% तक काफ़ी ज़्यादा आ रही है, तो उसका भाव अभी डाउन मिल रहा है किसानों को। तो इसलिए किसानों से भी ये अनुरोध है कि अपनी फसल को सुखा कर लाए मंडी में, ताकि उन्हें उचित भाव मिल सके। धन्यवाद सर। ओके सर, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर फसल पंजीकरण करवाने के लिए कृषि मंत्री जेपी दलाल के आदेशानुसार 20 मार्च तक बढ़ाई समय सीमा, यह कहना है कृषि उप निदेशक डॉक्टर आत्माराम गोदारा का। वहीं उन्होंने किसानों से कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए वे अपनी फसल का पोर्टल पर शीघ्र पंजीकरण करवाएं। कृषि उप निदेशक डॉक्टर आत्माराम गोदारा ने जानकारी देते हुए बताया कि किसानों द्वारा अपने कृषि उत्पादों को मंडियों में बेचने तथा सरकार द्वारा चलाई जा रही कृषि से संबंधित सभी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए अपनी फसलों का पंजीकरण मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल में करवाना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि फसलों के पंजीकरण के लिए परिवार पहचान पत्र का होना अनिवार्य है। किसान अपनी फसल का पंजीकरण अपने मोबाइल से OTP लेकर या किसी भी CSC सेंटर में जाकर करवा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए किसान किसी भी कार्य दिवस में उपमंडल कृषि अधिकारी अथवा अपने निकटतम खंड कृषि अधिकारी कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी जानकारी के लिए विभाग के टोल फ्री नंबर 1800-180-2117 पर संपर्क किया जा सकता है। वहीं DDA डॉक्टर आत्माराम गोदारा ने यह भी बताया कि किसान द्वारा पोर्टल पर दर्शाई गई फसल का भौतिक सत्यापन भी करवाया जाएगा। उन्होंने पंजीकरण के अन्य फायदों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सरकार के पास सभी किसानों का ब्यौरा आ जाने के बाद उन्हें मंडी में बुलाना आसान हो जाता है। किसानों के मोबाइल नंबर पर मैसेज भेजकर बता दिया जाता है कि उन्हें मंडी में किस दिन और किस वक्त आना है। ऐसे में प्रत्येक किसान अपनी बोई गई फसल का पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करे। हमारा 16 तारीख से 20 मार्च तक, 16 मार्च से 20 मार्च तक मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल जो है वो दोबारा से सरकार ने खोल दिया है और आप इस पे अपने जो भी फसल आपने बो रखी है उसका पंजीकरण करवा सकते हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो बाद में सरकार देती है, पर शर्त होती है कि जिस किसान ने अपनी ज़मीन का पंजीकरण करवा रखा है उसी को मिलेगा। तो किसान भाइयों को बताया है कि 16 से 20 मार्च तक पोर्टल खुला है, आप अपना फसल का पंजीकरण करवाएं। उसके साथ साथ हमारा डिपार्टमेंट का पोर्टल भी एग्री हरियाणा भी खुला हुआ है, उसमें ढेंचे का सीड जो आया हुआ है, किसान भाई ढेंचे का सीड भी पोर्टल पर अपना अप्लाई करके अपनी एप्लीकेशन लगाकर और ढेंचे का सीड भी प्राप्त कर सकता है। उस पर 50% सब्सिडी है। धन्यवाद। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।